So once again, good morning to all the students of Pride India Central Schools and all the students worldwide. So today we will be discussing about the chapter 8, that's the role of the Constitution, which we are studying. The chapter's name is Role of the Constitution. Role of the Constitution. I am Engineer Kumar Harshvardhan and I will be taking class on behalf of Pride India Central School, Rajnam Men's Country. Okay, so to all the students of class 8, so we have already discussed about the role of the Constitution and we have discussed about the need for the law, why there is very much requirement for the law to be enacted, the legitimacy of the laws. We have studied about the Dowry Prohibition Act, क्यों हमें दहेज नहीं देना चाहिए और अगर कोई मांगता है तो उसकी कंप्लेन करनी चाहिए, है ना. The Commission of Sati, all these things we have studied about in our previous classes, and the बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, very much important, है ना. मेरा ये मानना है कि हर समाज के हर तबके के लोगों को इसमें योगदान करना चाहिए. So now we will be studying about laws and the dissents. Laws and the dissents. Studying about the laws and the dissents. तो क्या कहती है, चलिए देखते हैं. आप लोग सब अपने अपनी किताबें अपने पास रख लें. When a law is made by the government is against the interest of the people, then people protest the law by showing their dissent. मतलब अगर कोई भी सरकार ऐसी नीति बनाती है, ऐसी कोई लॉ बनाती है, कोई रूल बनाती है जो लोगों को लगता है, अमूमन मेजॉरिटी लोगों को, यानी कि कुछ लोगों को, मेजॉरिटी लोगों को लगता है कि नहीं वो हमारे हित के लिए नहीं है, वो हमारे हित में काम नहीं करेगा, वो हमारे अगेंस्ट जाएगा, तो लोग उसका अपोज करते हैं. कई अपने अपने तरीके से धरना पे बैठते हैं, आंदोलन करते हैं और अपने तरीके से उसका अपोज करते हैं. This happened quite often when India was under the British rule. और ये कई बार हुआ था, जैसे कि गांधी जी ने किया था, सत्याग्रह किया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किया था. तो कई सारे मूवमेंट्स गांधी जी ने भी की थी. हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे. हमारे भगत सिंह जो कि जिन्हें फांसी दे दी गई थी, है ना. अगर गांधी जी की थोड़ी सी और हस्तक्षेप होती तो शायद उन्हें फांसी नहीं होती और शायद हमें आज़ादी और पहले मिलती, है ना. तो उनका भी यही मानना था कि अगर ब्रिटिशर्स से आज़ादी लेनी है तो हमें बहुत ही सख्त रूप अपनाना पड़ेगा. वैसे दिस स्टिल हैपन समटाइम्स इवन आफ्टर इंडिया हैज़ गेन्ड इंडिपेंडेंस. और ये अभी भी होता है ना. अमूमन जब भारत देश हमारा आज़ाद हो गया है तो ये अभी भी होता है, लेकिन अलग अलग रूप में होता है और उस प्रकार से नहीं होता है जिस प्रकार से लोग ब्रिटिश इंडिया के समय में किया करते थे. सो कंस्ट्रक्टिव डिसेंट मतलब कि जो हम सही तरीके से, सही रूप से इसका करने का भी एक ढंग होता है. मान लीजिए कि आपको कोई आपका बगल वाला कोई दिक्कत दे रहा है, कोई कष्ट दे रहा है, तो आप सीधा उसको चढ़ के मारने तो नहीं लगिएगा. ये तो पूरी तरह गंवारता की पूरी आप मिसाल बन जाएगा कि आपसे बड़ा गंवार कोई नहीं है फिर, है ना. तो उसका एक प्रोसीजर है. पहले आप उसे समझाइएगा, फिर भी नहीं माना फिर पुलिस के पास जाइएगा, फिर भी नहीं माना तो फिर अलग अलग उसकी प्रक्रियाएं हैं करने की, है ना. तो इसमें भी होता क्या है कि कोई हम काम को करना चाहे तो क्या हो, वो अलग अलग ढंग से कर सकते हैं, ना. जितना ज्यादा हो सके बातों में अगर वो चीज सुलझ जाए तो उतना ज्यादा बेहतर होता है, बल्कि मार काट करने से. क्योंकि इंग्लिश में एक कहावत है, एन आई फॉर एन आई विल लीव द होल वर्ल्ड ब्लाइंड. अगर एक आंख के बदले दूसरा आंख लिया जाए तो इस प्रकार से पूरी दुनिया जो है अंधी हो जाएगी, है ना. द कंस्ट्रक्टिव डिसेंट इज अ क्रिएटिव वे ऑफ शोइंग डिसेंट, है ना. और ये एक बहुत अच्छा रूप होता है, बहुत अच्छा तरीका होता है. इसमें आपको रिजल्ट्स भले ही तुरंत ना मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे. धीरे धीरे आपके साथ लोग बहुत ही जुड़ेंगे. जैसे कि अन्ना हजारे के बारे में लोगों ने सुना होगा. उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इसके खिलाफ बहुत ही बड़ा आंदोलन किया था, जहां से कि आपको अरविंद केजरीवाल जी और आप किरण बेदी जो फर्स्ट लेडी IPS ऑफिसर ऑफ आवर कंट्री हैं, वो वहां से निकल के आए थे. आप लोग सबको पता होगा ये. सो इन दिस फॉर्म ऑफ डिसेंट पीपल शोज देयर डिसएग्रीमेंट इन अ पीसफुल मैनर इंस्टेड ऑफ रिसोर्टिंग टू डिस्ट्रक्टिव वेज. मतलब इसमें क्या होता है कि हम आंदोलन करते हैं, हम धरने पे बैठते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, वी डू नॉट यूज वायलेंस इन दैट. हम वायलेंस का इस्तेमाल, मारपीट का इस्तेमाल, जबरदस्ती का इस्तेमाल, जबरन का इस्तेमाल नहीं करते हैं. हम अपनी बातों को रखते तो हैं, लेकिन वो अपने दम पे रखते हैं, लोगों के मदद से रखते हैं, लोगों की हमारे साथ सहानुभूति होती है, लोगों का हमारे साथ सपोर्ट होता है. हम उस तरह से उस काम को आगे बढ़ाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ स्टूडेंट ऑफ अ यूनिवर्सिटी आर नॉट हैप्पी विद द रेगुलेशन पास्ड बाय देयर वाइस चांसलर, दे मे सबमिट अ पिटीशन टू द वाइस चांसलर. अगर मान लीजिए आपके स्कूल में या फिर आपके
कॉलेज में कुछ आपको कुछ उन्होंने कुछ रूल बनाए हैं जो आपको सही नहीं लगता है, तो उसे आप सारे स्टूडेंट्स क्या करें, एक लिखित में दें, सारे स्टूडेंट्स उस पर साइन करें, मेजॉरिटी की वहां साइन हो, तो वो खुद ब खुद समझ में आता है कि अधिकतर लोग जो है इसे मानने को तैयार नहीं है। टू लुक इन टू द मैटर इंस्टेड ऑफ रिसोर्टिंग टू बर्निंग फर्नीचर्स, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको वो चीज़ पसंद नहीं है तो आप स्कूल को तोड़फोड़ करना शुरू कर देंगे, कॉलेज में तोड़फोड़ करना शुरू कर देंगे, जो यहाँ गुंडा लोग, लोकल गूंस लोग करते हैं, लोकल गुंडा लोग करते हैं, वैसे नहीं आप कर सकते ना। यू आर रेस्पॉन्सिबल स्टूडेंट, सो यू शुड बिहेव रेस्पॉन्सिबली। डिस्ट्रक्टिव डिसेंट, अब दूसरा क्या हो गया आपको, डिस्ट्रक्टिव डिसेंट। एक आपको हो गया कंस्ट्रक्टिव, दूसरा आपको क्या हो गया, डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव आपको जैसे नाम से पता चलता है, कंस्ट्रक्टिव मतलब सुचारू रूप से सही तरीके से, डिस्ट्रक्टिव मतलब गलत तरीके से, जो लोग घूंस लोग करते हैं, जो मोरॉन्स लोग करते हैं ना। डिस्ट्रक्टिव डिसेंट, पीपल प्रोटेक्ट टू शो डिसएग्रीमेंट टुवर्ड्स द लॉ व्हिच आर नॉट फेवरेबल टू देम। इसलिए भी लोग क्या करते हैं, प्रोटेस्ट तो करते हैं लेकिन वो जनता का नुकसान करते हैं, आम जनता का नुकसान करते हैं, लोगों का नुकसान करते हैं, सरकारी चीज़ों का नुकसान करते हैं, है ना। वी ऑफन फाइंड स्टूडेंट्स कमिटीज एंड यूनियंस ब्लॉकिंग रोड्स एंड सेटिंग अ प्रॉपर्टी ऑन फायर, है ना। रोड को जाम कर देते हैं, लोगों की जो आने जाने वाले बेचारे लोग जिनका इनसे कोई लेना देना नहीं है, उनकी गाड़ियों को तोड़ देते हैं, उनके घर वालों के साथ दुष्व्यवहार करते हैं, है ना। चीज़ों में आग लगा देते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी में आग लगा देते हैं, बिकॉज दे आर नॉट हैप्पी विद द सिस्टम, क्योंकि वो उस सिस्टम से वो चीज़ें उनके मुताबिक नहीं हुई हैं, इसलिए वो उससे खुश नहीं है। Such destructive dissents can only bring destructive unhappiness to the all concerned। और इससे क्या होगा, इससे यही होगा कि ये ना तो सिर्फ समाज के लिए बुरा है बल्कि ये उनके खुद के लिए भी बहुत बुरा है, और अगर सरकार बहुत सख्ती इससे बरतेगी तो उन्हें आजीवन कारावास या फिर फांसी तक हो सकती है। Let us now take a look at two such instances which demonstrated both of these, है ना। हम इसके बारे में पढ़ेंगे, तो हम इसके बारे में दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक तो जो ब्रिटिश इंडिया में हमारे महात्मा गांधी जी ने की थी, द फादर ऑफ द नेशन, और दूसरा हम पढ़ेंगे जो मंडल कमीशन ने जो रिजर्वेशन के ऊपर किया था। तो पहला है सत्याग्रह, द सॉल्ट सत्याग्रह। When India was under British rule, the government passed a law that prevented Indians from making salt from sea water without the permission of the government. So when India was under the British rule, जब भारत ब्रिटिश रूल के अंदर था, ब्रिटिशर्स के अंदर था, उनके कब्जे में था, the government passed the law that prevented Indians from making salt from sea water। उन्होंने एक ऐसा कानून बनाया कि कोई भी भारत के जो है अपने मन से समुद्र के तट से जाके तो क्या नमक नहीं बना सकता, विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट, बिना वहाँ के लोकल गवर्नमेंट के परमिशन के, जो भी वहाँ पे वाइस रॉय है या गवर्नर जनरल है, जो भी उनके बिना परमिशन के वो काम नहीं कर सकता। महात्मा गांधी डिसाइडेड टू शो हिज डिसेंट अगेंस्ट दिस लॉ बाय लॉन्चिंग द सिविल डिसोबीडियंस। महात्मा गांधी ने बोला कि नहीं, ये सरासर गलत है, ये हमारे देश की जनता के हित के लिए नहीं है, ये कोई गलत बात है, ये चीज़ बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। और इसकी का उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया। इट स्टार्टेड विद द डांडी मार्च ऑन 12th of March 1930, है ना। और ये डांडी मार्च शुरू हुआ कब, 12 मार्च 1930 ईस्वी में। द मार्च बिगैन फ्रॉम साबरमती आश्रम इन अहमदाबाद। कहाँ से उन्होंने शुरू किया, साबरमती आश्रम अहमदाबाद, है ना। एक बहुत अच्छा गाना है, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, है ना। तो साबरमती आश्रम अहमदाबाद से उन्होंने अपनी डांडी मार्च शुरू की, वहाँ चलना शुरू किया, एंड ट्रैवल टुवर्ड्स अ विलेज कॉल्ड डांडी लोकेटेड इन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। और एक गाँव गए जिनका नाम था डांडी, इसलिए उसका नाम डांडी मार्च पड़ा। आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर 25 days एंड 385 किलोमीटर्स, 25 दिन और 385 किलोमीटर चलने के बाद द ग्रुप रीच द विलेज डांडी ऑन 6 अप्रैल 1930। और वो 12 मार्च को चले थे और 6 अप्रैल 1930 को वो डांडी विलेज पहुंच गए। हियर गांधी जी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द सॉल्ट लॉ बाय सिंबॉलिकली मेकिंग द सॉल्ट हिमसेल्फ एंड थ्रू अ चैलेंज टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, है ना। वहाँ पे गांधी जी ने खुद से ब्रिटिश को चैलेंज किया, अपने हाथों से उन्होंने नमक बनाया और ब्रिटिश को ये ओपन चैलेंज किया कि नहीं, ये सरासर गलत है, ये हम होने नहीं देंगे। गांधी जी प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सॉल्ट लॉ बाय सिंबॉलिकली मेकिंग द सॉल्ट himself and through a challenge to the British government. Later the salt law was not only violated at Dandi
बट ऑल्सो इन मोस्ट ऑफ द अदर कोस्टल एरियाज। और जब उन्होंने शुरू किया गांधी जी ने, तो पूरे देश में ये बहुत बड़ा आंदोलन के रूप में चला और हर जगह पे हर तबके के लोगों ने, हर तरह के लोगों ने, हर एक भारतीय ने इसका सहयोग किया। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज शेकन बाय दिस मास मूवमेंट। और से ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर क्या हो गया, डर सा, भय सा पैदा हो गया, वो कपा उठी। तो अब दूसरा पढ़ेंगे हम रिजर्वेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया। रिजर्वेशन इंडिपेंडेंट मतलब जो आज भी चलता आ रहा है रिजर्वेशन, है ना, रिजर्वेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया। रिजर्वेशन इन इंडिपेंडेंट, रिजर्वेशन से मुझे नहीं लगता मुझे ये सब बताने की जरूरत। रिजर्वेशन आप लोग सब समझते हैं, जो छोटी जातियों को दी जाती है ताकि उनका अपलिफ्टमेंट हो सके। In independent India, the reservation have the right to express their opinion on the policy of the government. Sometimes people show their dissent about the law which do not favor with them. The Mandal Commission was established in India in 1979. मंडल कमीशन की स्थापना की गई थी। इसी के अंदर रिजर्वेशन दिया जाता है सभी लोगों को जातिवाद के नाम पर। 50% रिजर्वेशन है भारत में जातिवाद के नाम पर, 50% में बाकी जनरल लोग को कम्पीट करना होता है। So the Mandal Commission was established in India in 1979 to give more reservation to SCs and SC. SC यहाँ पे scheduled caste है, ST क्या है, scheduled tribes है in various sectors. In 1980 the commission report was given in favor of the candidates and members of the lower caste known as the backward OBCs. और फिर बाद में, पहले ये सिर्फ SC और STs को दिया गया था, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, फिर बाद में इसे OBC को भी दिया गया, अदर बैकवर्ड कास्ट। लेकिन इसमें उन्होंने क्या किया, दो चीज बांट दिए इन्होंने। ओबीसी में उन्होंने दो वर्टिकल्स बांट दिए, एक वर्टिकल्स में आता है क्रीमी लेयर, एक वर्टिकल्स में आता है नॉन क्रीमी लेयर, है ना। तो इसका मतलब ये होता है क्रीमी और नॉन क्रीमी में बस यही फर्क है कि अगर किसी की आय जो सालाना आय है, सालाना जो वो कमाते हैं, इनकम जो है वो अगर 2.5-3 लाख से ऊपर है तो वो बेसिकली 2.5-3 या 4, एग्जैक्टली मुझे फिगर भी पता नहीं है, तो ये अगर उससे ऊपर है तो वो नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे, तो मतलब उन्हें रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। और बाकी जो लोग गरीब तबके में आते हैं, 1 लाख 2 लाख से कम में आते हैं, तो उनके बच्चों को रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है। Were given exclusive access to a certain portion of the government jobs and slots in public universities, है ना। उन्हें सरकारी नौकरियां में, पब्लिक यूनिवर्सिटीज में सभी जगह पे क्या है, रिजर्वेशन मिलता है। फ्रॉम 27% टू 50%, 27% से लेके 50% तक की रिजर्वेशन उन्हें दी जाती है। 1989, a decade after the commission gave its report, VP Singh, the prime minister at that time, tried to implement its recommendations, है ना। VP सिंह ने उस समय उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी। The criticism was sharp and colleagues across the country had massive protest against it. और उसके against massive protest हुआ था। Soon after, a student of the Delhi University threatened self-immolation in protest of the government's action. और फिर बाद में एक दिल्ली यूनिवर्सिटी से किसी बच्चे ने क्या कहा कि वो खुद की जान ले लेगा, है ना, अगर चीजों को सुचारू रूप से नहीं किया गया। His act further sparked a series of self-immolation by other college students and led to a formidable movement against the Mandal Commission, है ना। Similarly, when the government made a law in 2006 for reservation of seats for the backward classes in IITs and IIMs, 2006 में सरकार ने एक कानून बनाया। 2006 में क्या, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स कहाँ पे, बैकवर्ड क्लासेस इन IITs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये इंजीनियरिंग की सर्वोच्च संस्था है, और IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट की सर्वोच्च संस्था है। एंड अदर मेडिकल इंस्टीट्यूशन और एम्स वगैरह, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये सब सर्वोच्च संस्था है। देयर वर प्रोटेस्ट फ्रॉम पीपल, और लोगों ने बहुत इसका प्रोटेस्ट किया, है ना। बेसिकली अगर आप मैं आपको एक बात बताता हूँ, नारायण मूर्ति ने एक बार ये कहा था, वो इन्फोसिस के सीईओ रहे हैं, उन्होंने ये कहा था कि चूंकि रिजर्वेशन के कारण क्या होता है कि इवन ड्यू टू रिजर्वेशन, उन्होंने डायरेक्टली ये बात नहीं कही थी, क्योंकि वो डायरेक्टली ये बात नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये फिर ये एक पॉलिटिकल एजेंडा बन जाता, लेकिन मैं कह सकता हूँ ये बात, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने इनडायरेक्टली ये बात कही थी। चूंकि इन सब इंस्टीट्यूशंस में, ये हायर इंस्टीट्यूशंस में बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन है, जैसे कि IITs सबसे उच्च संस्था है ये इंजीनियरिंग की, वहाँ से बहुत अच्छे इंजीनियर्स निकलते हैं। IIMs बहुत अच्छे मैनेजमेंट ट्रेनीज वहाँ से निकलते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बहुत अच्छे डॉक्टर्स निकलते हैं। चूंकि वहाँ पे सरकार ने रिजर्वेशन दे रखा है, तो वहाँ की क्वालिटी जो है क्या हो रही है, खराब हो रही है।
वही बच्चा बहुत ही कम अंक ला के वहाँ पे उसे एडमिशन आसानी से मिल जाता है, और फिर वहाँ की वो प्रेशर को वहाँ पे इतना पढ़ना होता है, इतना प्रेशर होता है, इतने अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, इतने अलग तरह के लोग होते हैं, अलग अलग विचार के लोग होते हैं, बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत मेहनत करके भी आते हैं, क्योंकि उन लोग के बीच में फिर इन लोगों को क्या होता है, इन्फीरियर महसूस होने लगता है, और फिर क्या होता है, इसके कारण जो है बहुत लोग ड्रॉप आउट कर देते हैं, मतलब बहुत लोग पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। तो उन्होंने यही कहा था कि जो भी बच्चे वहां से निकल के आ रहे हैं, शायद वो बच्चे काम करने लायक ही नहीं है, उनकी कैपेबिलिटी ही नहीं है काम करने लायक, क्योंकि रिजर्वेशन के कारण जो है सरकार ने चीजों को बहुत ही बुरा कर रखा है। रिजर्वेशन के और भी अलग अलग तरीके हैं जिससे सरकार जो है अलग अलग चीजें कर सकती हैं, गरीबों के बच्चों के लिए, गरीबों के लोगों के लिए उन्हें मुफ्त शिक्षा मुहैया करवा सकती है, उन्हें मुफ्त हायर स्टडी दे सकती है, स्कॉलरशिप दे सकती है। लेकिन रिजर्वेशन जो है कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम को जो है कहीं ना कहीं खोखला और खराब कर रहा है। ठीक है, तो दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर बच्चों, दिस कंप्लीट्स द होल चैप्टर ऑफ द रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये भी आपके एग्जाम्स में आएगा। सो इन द कमिंग क्लासेस वी विल डू दी क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑन दिस चैप्टर, एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच टू ऑल द स्टूडेंट्स for being patient and watching the online videos of mine. I am Engineer Kumar Harshavardhan from Pride India Central School, Rajdham, Maheskut, District Khagariya, and thank you once again to all of you. Stay home, stay safe, and I request you all to even take care of your family, and especially the older ones in the family. और आसपास जहाँ भी आप रहें वहाँ आप जागरूकता फैलाएं कोविड-19 के बारे में, कि नहीं हमें इससे क्यों बच के रहना है, हमें ये मेंटालिटी नहीं होनी चाहिए, अरे दुनिया में सबको हो जाएगा लेकिन हमको नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो बिल्कुल सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, और अपने घरों में रहें, और अति आवश्यक पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। थैंक यू वंस अगेन सो मच, एंड थैंक्स फॉर शोइंग लॉट ऑफ लव। थैंक यू स्टूडेंट्स।